आज 6 दिसंबर है और आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 30 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। इस तारीख को लेकर देश में वो राजनीति जो शुरू हुई वो पिछले 30 साल से चल रही और आज तक चल रही है। अगर आप देखेंगे, आज भी मैंने अभी आपको बताया कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और कहा कि भाई ब्लैक डे वगैरह वगैरह। ये आज भी चल रहा है और वो भी तब जब अयोध्या का मामला सेटल हो चुका, वो भी तब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। और सेटल भी कहां से हुआ? अदालत से हुआ। लेकिन जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं उन्हें 6 दिसंबर की तारीख रह रहकर याद आती है और वो इसे ब्लैक डे बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या को लेकर पिछले 30 साल में जो हुआ वो होता ही नहीं अगर राजीव गांधी ने एक राजनीतिक खेल न किया हो। बाबरी मस्जिद पर जो कार सेवक चढ़े, जो वहां बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद देश ने जो देखा शायद वो भी ना होता। मुंबई में जो ब्लास्ट हुए वो भी शायद ना होते। हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ गई शायद वो भी ना इतनी बढ़ती अगर वो राजनीतिक खेल ना होता। वो राजनीतिक खेल क्या था, इसे समझने के लिए आपको 1990 के दौर में कुछ महीनों के लिए कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर के उस प्लान के बारे में जानना होगा जिसमें बिना किसी खून खराबे के अयोध्या में मंदिर भी बनने वाला था और खुद मुसलमान मंदिर बनवाने वाले थे और अयोध्या मसले का स्थायी समाधान निकल जाता। लेकिन कहा जाता है कि राजीव गांधी ने खेल कर दिया। क्या था वो खेल? राजीव गांधी ने क्या किया वो बताऊं, उससे पहले सुनिए उस वक्त हुआ क्या। 1990 के अक्टूबर में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। उसी के बाद यह मामला और भड़क गया था और जब यह मामला भड़क गया तो उस साल नवंबर में प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर ने एक बड़ी पहल की। चंद्रशेखर के जीवन पर लेखक रॉड्रिक मैथ्यूज की किताब है चंद्रशेखर। इस किताब में लिखा है कि चंद्रशेखर जी ने तब राम जन्मभूमि न्यास और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, दो पक्ष थे। एक राम जन्मभूमि न्यास जो कह रहा था मंदिर होना चाहिए, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो कह रही थी नहीं बाबरी मस्जिद रहेगा। इन दोनों के नेताओं को तात्कालिक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने बातचीत के लिए बुलाया और बहुत सीक्रेट रखा। प्रेस को नहीं पता, किसी दूसरे को नहीं बताया कि भाई ये बातचीत चल रही। मंदिर पक्ष से बातचीत को मैनेज करने का जिम्मा शरद पवार को दिया गया और मुस्लिम पक्ष से बातचीत को मैनेज करने का जिम्मा बीजेपी के नेता भैरव सिंह शेखावत को दिया गया। और यह बातचीत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई और उसके बाद यह शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पीएमओ में क्या हुआ? मीटिंग में चंद्रशेखर सरकार में मंत्री कमल मुरारका भी मौजूद रहे और किताब में उनके हवाले से लिखा गया है। किताब का दावा है कि पहले वीएचपी नेताओं से बातचीत की गई। उनको पहले अलग बुलाया चंद्रशेखर जी, उनसे कहा कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं, पता नहीं इस पद पर कब तक रहूंगा, लेकिन जब तक मैं हूं विवादित ढांचे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब उन्होंने कहा कि यह बाबरी मस्जिद को कोई छू नहीं सकता जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो गोली चलाने का ऑर्डर आ जाएगा और कई लोग मारे जाएंगे। यह इस किताब में दावा है कि चंद्रशेखर जी ने बैठकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनसे कह दिया कि भाई मैं जब तक हूं छूना नहीं और छूओगे तो गोली चलेगी, साधु संत मारे जाएंगे। फिर सोच लो। तो मतलब एक तरीके से उनको यह मैसेज दिया गया कि वहां पर मस्जिद तोड़ने की बात नहीं हो सकती, मतलब जबरन। फिर उन्होंने अलग से मुस्लिम पक्ष को बुलाया, उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को बताया कि वीएचपी नेताओं को कह दिया गया है कि ढांचा सुरक्षित रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर यहां उन्होंने एक ट्विस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, क्योंकि इस देश में 5-6 लाख गांव हैं जहां हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, और अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क गया तो इसे काबू में करने के लिए उतनी पुलिस नहीं है मेरे पास। फिर सोचिए क्या होगा। तो एक तरफ थोड़ा सा डर जो है वो उन्होंने मुस्लिम पक्ष के अंदर डाला, थोड़ा सा डर उन्होंने हिंदू पक्ष के अंदर डाला, क्योंकि जैसा कहा गया है भय बिन होए न प्रीत। तो उनको पता था कि जब तक ये किसका क्या नुकसान हो सकता है ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये लोग बातचीत के टेबल पर आएंगे नहीं। तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला, हिंदू पक्ष को बोला, मुस्लिम पक्ष को बोला।
इस बिना लाग लपेट वाली बातचीत के 2 दिन बाद दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हो गए। हिंदू पक्ष भी तैयार हो गया, मुस्लिम पक्ष भी तैयार हो गए। और मुस्लिम पक्ष इस बात पर राजी हो गया कि वो विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को दे देगा। वो बोल रहे ठीक है, हिंदुओं की आस्था का मामला, यहां मंदिर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम पक्ष तैयार हो गया, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। एक कि इसके बदले उन्हें कहीं जमीन मिल जाए, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, और साथ में यह कानून पारित कर दिया जाए कि इसके बाद धार्मिक स्थलों को लेकर कोई और विवाद नहीं होगा। वही 15 अगस्त 1947 की तारीख तय हो जाएगी, जैसा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने कर भी दिया, वो वर्शिप एक्ट लाकर। तो दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए, लेकिन समझौता पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मार्च 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। अब इसमें राजीव गांधी जी का किरदार क्या था, किताब में उसका भी जिक्र है। राजीव गांधी ने क्या खेल किया, इसके बारे में लेखक रॉड्रिक मैथ्यूज की किताब चंद्रशेखर में उस वक्त मंत्री रहे कमल मुरारका के हवाले से दावा किया गया कि शरद पवार ने समझौते के बारे में राजीव गांधी को बताया था, जिस पर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को फोन करके कहा था कि वो बहुत खुश हैं कि चंद्रशेखर ने यह काम कर दिया, कि मतलब अयोध्या का मसला सॉल्व हो रहा है। फोन पर कहा कि बहुत बढ़िया काम किया। फिर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से कहा कि 2 दिन दीजिए मुझे, 2 दिन, ताकि वो समझौते को पढ़ें और समझ सकें कि क्या है, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर। उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन ले लीजिए। लेकिन इसके बाद 2 दिन में ही राजीव गांधी ने समर्थन वापस लेकर चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी। राजीव गांधी को शायद लगा कि अगर चंद्रशेखर यह विवाद सुलझा देंगे तो वो बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। ये उनके उस वक्त के मंत्री रहे मुरारका साहब कह रहे हैं कि राजीव गांधी को लगने लग गया था कि चंद्रशेखर लोकप्रिय हो जाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर को क्रेडिट मिले, और इसलिए सरकार गिरा दी। यानी राजीव गांधी चाहते तो उसी वक्त करोड़ों हिंदुओं को न्याय मिल जाता, लेकिन किताब के दावे के मुताबिक जो हुआ वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ धोखे से कम नहीं था। अगर उस वक्त ये ना हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई बढ़ती चली गई इस मसले के बाद, वो शायद इतनी ना बढ़ती। सोचिए कितना बड़ा घटनाक्रम है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं होती। हालांकि इससे पहले भी इस मामले में ऐसा कुछ हुआ था जो हिंदुओं के साथ धोखे जैसा ही था, उसके बारे में भी अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अक्टूबर 1990 में जो हुआ वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि उससे सबको समझ आ गया था कि यह हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा मामला है, जिसके लिए हिंदू जान देने के लिए भी तैयार थे। बावजूद उसके चंद्रशेखर जी ने जो रास्ता निकाला, जो हल निकाला, उस हल तक देश को पहुंचने नहीं दिया गया। सोचिए वो देश के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। कार सेवकों के साथ जो हुआ, हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो हुआ, उसकी पूरी कहानी आज आपको बताता हूं। 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का आह्वान करते हुए गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। आज की पीढ़ी के बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा, उनको जानना चाहिए। इस यात्रा को अलग अलग राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। आडवाणी वहां कार सेवा में शामिल होने वाले, लेकिन यह रथ यात्रा अयोध्या तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि 23 अक्टूबर को बिहार में रथ यात्रा को रोक दिया गया। तब बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उनके आदेश पर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लालकृष्ण आडवाणी तो अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन 21 अक्टूबर 1990 से ही अयोध्या में देश भर से राम भक्त जुटने लगे। उस वक्त लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय थी, और 30 अक्टूबर की तारीख से पहले अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो पर नहीं मार सकता था, लेकिन कार सेवक मार दिए गए। अयोध्या में अनिश्चितता का माहौल था, अनहोनी का डर था, और इसी के बीच 30 अक्टूबर 1990 की तारीख भी आ गई। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब है युद्ध में अयोध्या, उसमें 30 अक्टूबर 1990 का जिक्र है।
किताब में लिखा गया है कि सुबह के 8:30 बजते ही राम जन्मभूमि की तरफ पहला जत्था चला तो पुलिस ने उसे खदेड़ दिया। ये लोग हनुमानगढ़ी के सामने आकर बैठ गए। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन कैदियों को ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी। इस बीच वीएचपी के अशोक सिंघल के साथ दूसरा जत्था आ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जत्थे को रोक दिया। एक लाठी अशोक सिंघल के सिर पर भी पड़ी, जो वीएचपी के नेता थे। सिर से खून निकलता रहा और अशोक सिंघल आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें जत्थे से अलग कर दिया। इसी किताब में उस दिन के बारे में आगे लिखा गया है कि सुबह के 10 बज चुके थे। दूसरे जत्थे पर भी राम जन्मभूमि की ओर निकलना शुरू कर चुके थे। दूसरे जत्थे, पुलिस लोगों को गिरफ्तार पे गिरफ्तार कर रही थी। इन्हें ले जाने के लिए एक बस लाई गई और इसमें साधुओं को बैठाया गया, जिनको अरेस्ट किया गया था। बस चलने ही वाली थी कि एक साधु ने ड्राइवर को धक्का देकर बस का अपहरण कर लिया और यह साधु बस को सीधे राम जन्मभूमि की तरफ ले गया और लोहे के 3 फाटक तोड़ते हुए बस को जन्मभूमि परिसर से 50 गज की दूरी तक पहुंचा दिया। इस कोशिश से बाकी साधुओं का भी जोश बढ़ गया। उस साधु का नाम, जो ये बस लेकर गया, राम प्रसाद था और वो अयोध्या के किसी अखाड़े का था। बस के पहुंचते ही दूसरा जत्था दौड़कर आगे बढ़ा। अच्छा, अब तक अशोक सिंघल के घायल होने की खबर फैल चुकी थी। हनुमानगढ़ी की गली में दबाव बढ़ रहा था। लाठीचार्ज के बावजूद दिन के 12 बजे के आसपास 40,000 कार सेवक सुरक्षा के बाहरी घेरे और लोहे के फाटकों को तोड़कर जन्मभूमि क्षेत्र में घुस आए। देखते देखते 3 कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। 30 फुट ऊंची गुंबद पर चढ़ने और झंडा लगाने की फुर्ती देखकर हर कोई हैरान था। इन कार सेवकों ने पहले गुंबदों में सुराख किया और झंडा लगाकर नीचे उतर आए। 30 अक्टूबर 1990 की दोपहर तक कार सेवक विवादित ढांचे तक पहुंच चुके थे। तब पुलिस के लिए उन्हें रोकना बड़ी चुनौती बन गया। तभी पुलिस वालों को लखनऊ से गोली चलाने का आदेश मिला। पुलिस वालों ने कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई और इसमें कई कार सेवकों की जान चली। लेकिन कार सेवकों की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि फायरिंग के बाद जो वहां भगदड़ मची, उसमें भी कार सेवक मरे। बताया जाता है कि उस वक्त सरयू नदी पर बने पुल के जरिए लोग भाग रहे थे। भगदड़ मच गई, गोली चलने लगी। लोग क्या उन्होंने सोचा नहीं था पुलिस गोली चला देगी। पुलिस ने गोली चला दिया, लोग भागे और उस भगदड़ में कईयों की जान चली गई। ये वो कार सेवक थे जो वहां राम मंदिर बनते हुए देखना चाहते थे। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसका दूसरा अध्याय 2 दिन बाद हुआ। 1 नवंबर 1990 को गोलीबारी में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया और 2 नवंबर 1990 को फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन हुआ। 2 नवंबर के प्रतिरोध मार्च में उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता अगुवाई कर रहे थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उमा भारती को पहचानते हैं? अशोक सिंघल जी। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद संकरी गली में यह भीड़ दाखिल हुई। सभी कार सेवक रामधुन करते जा रहे थे। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में तो लाठी चार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उस घटना के चश्मदीदों का दावा है कि उस वक्त पुलिस के जवान छत से खड़े होकर नीचे गोलियां बरसा रहे थे। इस भयानक गोलीकांड में 40 कार सेवकों की मौत हो गई थी, क्योंकि संकरी गली थी। दावा है छत से गोली चली। वो बेचारे कहां भागते? 40 कार सेवकों की मौत। पुलिस की गोलीबारी के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हेमंत शर्मा ने अपनी किताब 2 नवंबर 1990 का आंखों देखा किस्सा लिखा कि एक कार सेवक पुलिस की तरफ से फेंके गए आंसू गैस के गोले को उठाकर दोबारा उन्हीं पर फेंक दे रहा था। आंसू गैस के प्रभाव से बचने के लिए उस शख्स ने अपनी आंखों के आसपास चूना लगाया हुआ था। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो व्यक्ति पुलिस की गोली का शिकार होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद सड़क पर वो अपने खून से सीताराम लिख देता है। ये थे वो कार सेवक। पुलिस की गोली लगी, खून निकला तो उससे सीताराम लिख दिया। और पुलिस को गोली चलाने का आदेश देने वालों ने
इन कार सेवकों की भक्ति नहीं देखी। ये वो लोग नहीं थे जो राम मंदिर बने इसलिए किसी और को मार रहे थे, ये सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा रहे थे, ये अपनी जान पर खेलकर वहां करोड़ों हिंदुओं को न्याय मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें गोली मिली। 10 नवंबर के गोलीकांड के शिकार हुए परिवारों की कहानी भी दर्दनाक है। अयोध्या के रानी बाजार मोहल्ले में रहने वाले रमेश कुमार पांडे की पत्नी गायत्री देवी पांडे बताती हैं कि उस समय उनके पति की उम्र सिर्फ 35 साल थी। वो एक ईंट भट्टे पर मैनेजर का काम करते थे। वो रोज की तरह 2 नवंबर 1990 को भी रामलला का दर्शन करने गए थे। पुलिस ने रोका तो वापस घर आने लगे, लेकिन घर से कुछ कदम पहले ही लाल कोठी के पास एक पुलिसकर्मी ने पीछे से गोली मार दी। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, ये पत्नी बता रही। अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में मिठाई की दुकान चलाने वाले वासुदेव गुप्ता की भी मौत पुलिस की गोली से हुई। उनके बेटे संदीप गुप्ता बताते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को कार्तिक एकादशी की पंचकोशी परिक्रमा थी। पिताजी परिक्रमा करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जाने नहीं दी। इसके बाद वो कार सेवकों के साथ राम जन्मभूमि पर कार सेवा करने चल दिए। आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि पुलिस ने पेट में गोली मारी। तो इतने लंबे कानूनी लड़ाई के बाद जो राम मंदिर बन रहा है ना, उसके पीछे ये सब भी हुआ है। आज के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको ये सब कुछ नहीं पता। कार सेवकों पर जब गोलियां बरसाई गईं तो उसका शिकार कोलकाता के कोठारी बंधु भी हुए थे। उनकी दर्दनाक मौत ने राम मंदिर के आंदोलन को और उग्र कर दिया। 20 साल के शरद और 23 साल के रामकुमार कोठारी उन लाखों कार सेवकों में से थे जो उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे। दोनों भाई कोलकाता से अयोध्या आए थे। कहा जाता है कि इन्हीं दो भाइयों ने ही 30 अक्टूबर के दिन विवादित ढांचे के गुंबद पर भगवा झंडा फहराया था। कोठारी भाइयों के दोस्त राजेश अग्रवाल की किताब अयोध्या के चश्मदीद के मुताबिक 30 अक्टूबर को गुंबद पर चढ़ने वाला पहला शख्स शरद कोठारी था, फिर उसका भाई रामकुमार। राजेश अग्रवाल के मुताबिक 30 अक्टूबर को गुंबद पर झंडा लहराने के बाद शरद और रामकुमार 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे। जब पुलिस ने गोली चलाई तो दोनों पीछे हटकर लाल कोठी वाली गली के घर में छिप गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये दोनों बाहर निकले तो पुलिस फायरिंग का शिकार हो गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 4 नवंबर 1990 को शरद और रामकुमार कोठारी का सरयू के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ आई थी। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के वक्त मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इस फैसले के बाद कैसे मुलायम सिंह के खिलाफ गुस्सा था, कैसे उनके आसपास के लोग उनसे कटने लगे थे, यह भी आपको जानना चाहिए। उस वक्त मुलायम सिंह के घर मिलने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन इस घटना के बाद उनके घर के बाहर लगने वाली कतारें खत्म हो गईं। जो लोग मुलायम से अक्सर मिलने आते थे, उनके करीबी थे, उन्होंने भी आना जाना और हालचाल पूछना बंद कर दिया। दावा है कि फोन की घंटी तक बजनी बंद हो गई मुख्यमंत्री के घर पर। उन दिनों को याद करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 11 दिन के दौरान मेरी तबीयत बिगड़ गई, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था और आइसोलेट हो गया था। यह सब कुछ मेरी जान पर भारी था। लेकिन मुलायम सिंह ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया, कभी यह नहीं कहा कि फायरिंग से बचा जा सकता। 23 जुलाई 2013 को मुलायम सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें गोली चलवानी पड़ी। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं था कार सेवकों पर गोली चलाने के अलावा। फिर 6 फरवरी 2014 को उन्होंने मैनपुरी में एक कार्यक्रम में कहा उनके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। कहा उन्होंने 24 जनवरी 2016 को मुलायम सिंह ने एक बयान में कहा था कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसका अफसोस है, लेकिन धर्मस्थल को बचाना जरूरी था, इसलिए गोली चलवाई। अफसोस जताया, लेकिन गलती नहीं मानी कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई। नवंबर 2017 को पार्टी दफ्तर में बोलते हुए मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के फैसले को जस्टिफाई करते हुए कहा कि अगर उस वक्त देश को बचाने के लिए और लोगों की जान भी लेनी पड़ती तो सुरक्षा बल पीछे नहीं हटते। यह तो उस वक्त क्या हुआ आपको यह बताया। अब एक और किस्सा बताता हूं।
राजीव गांधी को लेकर आम धारणा यह है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने हिंदुओं के लिए विवादित ढांचे का ताला खुलवा दिया, बाबरी मस्जिद का, और उन्होंने ही मुसलमानों के लिए शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर संसद में कानून बनवाया। इस मामले को कांग्रेस की राजनीतिक सौदेबाजी भी कई बार कहा गया, लेकिन यहां भी हिंदुओं के साथ कैसे धोखा हुआ वो आपको बताता हूं। कांग्रेस के नेता भी दावा करते हैं, कमलनाथ जी ने कहा कि असली राम राज्य तो राजीव गांधी ने शुरू किया था, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव और दून स्कूल में उनके जूनियर रहे, जो उनके बहुत करीबी थे, पूर्व आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था और किताब में भी लिखा कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी के कहने पर खुलवाए जाने और इसका इस्तेमाल शाहबानो मामले बनाम राम मंदिर करने की बात सरासर झूठ है। सच तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री को 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में जो हुआ उसकी जानकारी तक नहीं थी और अरुण नेहरू को मंत्री पद से हटाए जाने की वजह यही थी। अब आपको बताता हूं कि 1 फरवरी 1986 को हुआ क्या था जिस वजह से अरुण नेहरू की कुर्सी चली गई। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या के जिला न्यायाधीश केएम पांडे ने महज एक दिन में पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए करीब 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया था। यह याचिका फैजाबाद जिला अदालत में एक ऐसे वकील उमेश चंद्र पांडे ने लगाई थी जिनका वहां लंबित मुकदमों से अब तक कोई संबंध नहीं था। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ने जिला जज की अदालत में उपस्थित होकर कहा कि ताला खुलने से शांति व्यवस्था कायम रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब केंद्र में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इसमें राजीव गांधी और अरुण नेहरू की भूमिका क्या थी आपको यह जानना चाहिए। पहले अरुण नेहरू की भूमिका के बारे में आपको बताता हूं। अरुण नेहरू राजीव गांधी सरकार में तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। वजाहत हबीबुल्ला ने अपनी किताब में लिखा कि 1 फरवरी 1986 को अरुण नेहरू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के साथ लखनऊ में मौजूद थे। हबीबुल्ला ने गुजरात के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बाबरी मस्जिद का ताला खोले जाने की बात उठाई, जिस पर राजीव गांधी ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी तो अदालत का आदेश आ जाने के बाद हुई और अरुण नेहरू ने उनसे किसी तरह का कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया था। यानी राजीव गांधी के करीबी यह दावा कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने उन्हें खुद बताया कि बाबरी मस्जिद का ताला खुला, यह तो राजीव गांधी को भी नहीं पता था और कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि यह तो राजीव गांधी ने खुलवा दिया। हबीबुल्ला के मुताबिक इसी वजह से अरुण नेहरू का मंत्री पद चला गया, जबकि अरुण नेहरू राजीव गांधी के करीबी थे। तो इस ब्लैक डे, जिसको सो कॉल्ड ब्लैक डे मनाया जाता है, इसके पीछे की कई कहानियां हैं जो मुझे लगा आज आपको बतानी चाहिए।